नमस्कार, मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं सहरसा के एमएलटी कॉलेज के इतिहास विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज के इस ई लर्निंग कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपने इस ई लर्निंग के कक्षा में ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास पर चर्चा करेंगे। इस टॉपिक को आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास या कंपनी के अधीन शिक्षा का विकास या स्वतंत्रता के पूर्व आधुनिक काल में स्वतंत्रता के पूर्व आधुनिक शिक्षा का प्रचार और प्रसार भी कह सकते हैं। आज की कक्षा प्रतिष्ठा इतिहास के तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम से संबंधित है, यानी कि बीए पार्ट 3 के छात्रों के लिए यह अधिक उपयोगी है। आज की इस कक्षा में हम लोग जानेंगे कि कंपनी का शासन स्थापित होने के बाद, ब्रिटिश का शासन स्थापित होने के बाद से लेकर भारत की स्वतंत्रता मिलने तक अंग्रेज़ों के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रयास किए गए, जो बदलाव किए गए, जो प्रयत्न किए गए, उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज की इस कक्षा को हम लोग 2 या 3 वीडियो में समेटेंगे, क्योंकि यह टॉपिक थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए हम लोग इस पूरे विषय को 2 या 3 वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए चर्चा का आरंभ करते हैं। जब भारत में अंग्रेजी सत्ता स्थापित हो चुकी थी, तो रोज़मर्रा के शासन कार्यों के लिए उन्हें एक लिपिकीय वर्ग की आवश्यकता थी। कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो अंग्रेज़ों को आवश्यकता पड़ी यहाँ के रोज़मर्रा के कार्यों के लिए, शासन कार्यों के लिए, देखरेख के लिए एक निम्न वर्गीय लिपिक या उच्च वर्गीय लिपिक वर्ग की आवश्यकता पड़ी, और इसके लिए उन्हें यहाँ के भाषा संस्कृति का भी ज्ञान होना चाहिए था, और अंग्रेज़ों को समझाने के लिए उसे अंग्रेजी शिक्षा भी आनी चाहिए थी। मतलब वे दुभाषीय का काम करते। ऐसे लोग जो यहाँ के स्थानीय सभ्यता, संस्कृति, नियम कानून से परिचित हों, समाज से परिचित हों, और जो अंग्रेज़ों को भी बता सकें, समझा सकें, उसके दैनिक कार्यों में सहयोग कर सकें। तो पहला उद्देश्य यह था कि शासकीय आवश्यकताओं से उन लोगों ने यहाँ शिक्षा का प्रचार प्रसार आरंभ किया, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार आरंभ किया। दूसरा कारण यह था कि कुछ अंग्रेज़ों का यह मानना था कि भारत में अगर अपनी शासन व्यवस्था को अस्थायी बनाना है, तो यहाँ उन्हें एक समर्थक वर्ग की आवश्यकता होगी। क्योंकि ब्रिटेन से लोगों को लाके या यूरोप से लोगों को लाकर भारत बसाना संभव नहीं था, इसलिए भारतीय समाज से ही उन्हें अपने समर्थक वर्ग को तलाशना होगा, जो भाषा, नस्ल, रंग रूप से, संस्कृति से, पहनावे से भारतीय हों, लेकिन जो रुझान से, स्वभाव से, पसंद से, मनोवृत्ति से अंग्रेज़ों के नज़दीक पाते हों। वो शासन के लिए एक ढाल का, एक समर्थन का काम करेंगे, और इस उद्देश्य से भी अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार पर बल दिया गया। हालांकि यह इतना आसान नहीं था कि अंग्रेज़ों ने ऐसा सोचा और इस तरह नीतियाँ शुरू कर दी, बल्कि बहुत दिनों तक, प्लासी और बक्सर के बाद आधा शतक गुजर जाने के बाद, 50 साल गुजर जाने के बाद भी अंग्रेज़ों ने शासकीय स्तर पर इसके लिए अपनी तरफ से कोई पहल नहीं किया। उनका मूल उद्देश्य था अपनी सत्ता को स्थापित करना और यहाँ के आर्थिक संसाधनों का दोहन करना। क्योंकि ब्रिटेन में, पूरे इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का दौर चल रहा था, और कच्चे मालों और पूंजियों की आवश्यकता पड़ रही थी, जो उन्हें भारतीय साम्राज्य से आसानी से मिल रहा था। इसलिए उन्होंने अपने साम्राज्य के मजबूती और लाभ पर ही अपना ध्यान स्थापित रखा। लेकिन शासन के लंबे दौर गुजर जाने के बाद, जब भारत में ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने वाला कोई नहीं बचा, तब उन्होंने भारत में शिक्षा के और भी सोचा। क्योंकि कह चुका हूँ कि आवश्यकता उन्हें थी कि भारतीय लोगों से समर्थन जुटाया जाए और शासकीय दैनिक शासन कार्यों में उनकी सहायता ली जाए। तो इसको हम लोग अलग अलग चरण में देखते हैं। जैसे भारत में आधुनिक शिक्षा
सरकारी स्तर पर शुरू नहीं हुई, बल्कि पहले यहाँ अंग्रेज़ जब यहाँ आए थे या अंग्रेजी शासनकाल स्थापित हो जाने के बाद भी मंदिरों में, मदरसों में धार्मिक स्वरूप में शिक्षा दी जाती थी, जिसका स्वरूप धार्मिक होता था, भाषा संस्कृत और फारसी होती थी और शिक्षा का मूल उद्देश्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन और नैतिकतापूर्ण जीवन जीना होता था। तो प्रथम चरण में कुछ उदारशील, विवेकशील, उत्साही भारतीय या यूरोपीय लोगों के द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास किए गए। इन्होंने अपने स्तर पर प्रयास करके कुछ शिक्षण संस्थानों की स्थापना की या कुछ दान दिया। जैसे वारेन हेस्टिंग्स ने अपने प्रयासों से 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की, जिसमें अरबी और फारसी की शिक्षा दी जाती थी। इसी तरह सर विलियम जोन्स ने 1778 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, जिसमें प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए। इसी प्रकार नाम ले सकते हैं जोनाथन डंकन का, जिन्होंने 1791 में वाराणसी में हिंदू कानून और दर्शन के लिए एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। इसी तरह वेलेस्ली ने 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, जिसमें इंग्लैंड से आए हुए अंग्रेज अधिकारियों को यहाँ की स्थानीय भाषा और संस्कृति की शिक्षा दी जाती थी। तो ये सारे प्रयास सरकारी स्तर पर नहीं बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर किए गए। इसके अलावा ईसाई मिशनरी भी अपने स्तर से शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रही थी, क्योंकि धर्म के फैलाव के लिए उन्हें अंग्रेजी भाषा सिखाने की आवश्यकता पड़ रही थी, ताकि अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार हो और उन्हें अपने बातों को जनता तक पहुंचाने में सहायता हो, अपनी पुस्तकों को जनता तक पहुंचा सके, एक ऐसा पाठक वर्ग तैयार हो जो अंग्रेजी पुस्तकों का अध्ययन कर सके। इसी क्रम में कुछ ईसाई प्रचारकों ने, जैसे मार्क्समैन या वार्ड, टॉम्स, कैरी ने कलकत्ता के निकट श्री रामपुर में 26 देसी भाषाओं में बाइबिल का अनुवाद निकाला और प्रचार प्रसार किया। डेविड हेयर नामक अंग्रेज व्यक्ति 1820 में कलकत्ता में बिशप कॉलेज नामक मिशनरी संस्था कायम की। इसी प्रकार प्रबुद्ध भारतीयों ने भी, जैसे राजा राम मोहन राय, राधाकांत देव, महाराजा तेजस चंद्र राय बहादुर या जयनारायण घोषाल आदि ने भी अपने स्तर से शिक्षा के लिए प्रयास किया और इन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला और फारसी भाषाओं में शिक्षा के लिए स्कूल खोला, उनके लिए दान दिया, प्रयास किया। राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर और सर हाइड ईस्ट ने मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज खोला, जो आगे चलकर प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी प्रकार मंसूरी पारा में भी राजा राम मोहन राय ने एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की। ये सारा प्रयास अभी तक व्यक्तिगत तौर पर या तो यूरोपीय व्यक्तियों द्वारा किए गए या भारतीय व्यक्तियों के द्वारा किए गए या ईसाई मिशनरियों के द्वारा किए गए, जिन्होंने यहाँ के देसी भाषाओं में भी बाइबिल का प्रचार प्रसार किया और अंग्रेजी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए भी व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास किया। लेकिन सरकारी स्तर पर अभी तक कोई प्रयास नहीं किया गया। पहली बार 1813 के चार्टर एक्ट में यह बात उठाई गई, यह बात लाई गई और इस काम के लिए 1 लाख रुपये की राशि दी गई और सरकार को कहा गया कि वह, गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वह यह राशि शिक्षा के कार्यों में खर्च करे। कहा गया कि यह रकम साहित्य के पुनरुद्धार और उन्नति के लिए और भारत में स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने के लिए खर्च किया जाए। अंग्रेजी प्रदेशों में ज्ञान विज्ञान का आरंभ और उन्नति के लिए इस रकम को खर्च किया जाना था, लेकिन 1823 के पूर्व इसमें से 1 पैसा भी खर्च नहीं किया गया। मतलब यह राशि का प्रावधान जो किया गया, यह 10 साल बीत जाने तक भी इसमें से कोई खर्चा नहीं किया गया। और जब सरकार ने इस पर ध्यान देना शुरू किया, जब सरकार ने इस चार्टर एक्ट के तहत 1 लाख रुपये खर्च करने की बात थी, जो शिक्षा के ऊपर खर्च होनी थी, उस पर जब ध्यान देना शुरू किया, तब यह मतभेद उभर गया कि ये जो 1 लाख रुपये की राशि है, यह किस प्रकार की शिक्षा के विकास के लिए खर्च किया जाए। किस प्रकार की से मतलब था कि पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार या देसी भाषाओं के प्रचार प्रसार के लिए खर्च किया जाए। इसमें भी 2 वर्ग उभरा। एक वर्ग का मानना था कि भाषा
का प्रचार प्रसार जो हो वो पश्चिमी साहित्य ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार हो, और ये राशि उसी के लिए खर्च की जाए। भारत में अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी यूरोपीय ज्ञान विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए इस राशि को खर्च किया जाए, और सभी लोगों को यह शिक्षा नहीं दी जाए, बल्कि उच्च वर्ग को फिल्ट्रेशन थ्योरी के तहत कुछ सीमित वर्गों तक यह शिक्षा दी जाए, और फिर वहाँ से यह फिल्ट्रेशन होकर छन्ने की तरह छनकर निचले तबकों तक शिक्षा का प्रचार प्रसार अपने आप होगा। तो किसको दिया जाए? कुछ लोगों का था कि नहीं, ये उच्च वर्ग के लिए या सीमित वर्ग को यह शिक्षा दी जाए, और भाषा अंग्रेजी हो, विषय जो है वो यूरोपीय साहित्य ज्ञान विज्ञान हो। वहीं कुछ वर्ग मानता था, जो खासकर पूर्व के ज्ञानियों से अभिभूत था, यहाँ की सभ्यता संस्कृति से प्रेरित था। वो मानता था कि यहाँ की सभ्यता संस्कृति अपने आप में काफ़ी उन्नत है, और वे जो है यहाँ के भाषा में, यहाँ के स्थानीय भाषाओं में प्राच्य भाषा और शिक्षा को विकास करना चाहिए। यहाँ की शिक्षा देसी भाषाओं के प्रचार प्रसार में खर्च करना चाहिए, यहाँ की संस्कृति के प्रचार प्रसार में खर्च करना चाहिए। और यह झगड़ा काफ़ी बढ़ गया। यह झगड़ा इतना बढ़ा कि 1835 ईस्वी तक इसका कोई निदान नहीं निकल पाया कि किस चीज़ पर इसे खर्च किया जाए, माध्यम क्या हो, विषय क्या हो, यह शिक्षा किसको दी जाए। और इस अपर्याप्त राशि में पूरे भारत के लोगों को शिक्षा तो देनी नहीं थी, तो इसके खर्च करने का तरीका क्या हो, क्योंकि यहाँ पर संसाधन भी सीमित थे, कोई आधारभूत ढांचा अंग्रेज़ों ने विकसित अभी तक नहीं किया था। तो यह दिया किसको जाए। अंत में गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक लॉ मेंबर थे जिनका नाम था लॉर्ड मेकाले। लॉर्ड मेकाले अंग्रेजी शिक्षा का कट्टर समर्थक था और पश्चिमी साहित्य का भी कट्टर समर्थक था। वह मानता था कि यूरोप के किसी अच्छे से पुस्तकालय की एक अलमारी का एक तख्ता जो है वह भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। मतलब उसके नज़र में इन देसी साहित्य ज्ञान विज्ञान की कोई कदर नहीं थी, और वह मानता था कि यूरोपीय ज्ञान विज्ञान इतना विकसित है, इतना आगे है कि उसके सामने उसके अलमारी के एक कोने में अगर रख दिया जाए तो पूरा भारत का ज्ञान विज्ञान सिमट जाएगा। वह अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी साहित्य सभ्यता के विकास के लिए का पक्ष लिया और उसके बारे में बात की। राजा राम मोहन राय जैसे प्रबुद्ध भारतीयों को भी उन्हें उनका समर्थन मिला। राजा राम मोहन राय भी भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के समर्थक थे। उनका मानना था कि इससे भारतीय लोगों को बाहर की दुनिया भी समझ में आएगी। अपने देसी भाषाओं में तो वो ज्ञान विज्ञान पा ही रहे हैं, साथ ही अंग्रेजी भाषा के ज्ञान विज्ञान से उन्हें यूरोपीय साहित्य और बाहर हो रहे बदलावों को भी समझने में मदद मिलेगी, और इस तरह उसका राजनीतिक दृष्टिकोण भी अधिक विकसित होगा। तो यह झगड़ा 1835 में मैकाले ने जो नोट्स प्रस्तुत किया गवर्नर जनरल के काउंसिल में, उसमें उन्होंने कहा कि भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो और विषय पश्चिमी शिक्षा साहित्य संस्कृति का प्रचार प्रसार हो। उसने काउंसिल में कहा था कि हमें एक ऐसा वर्ग बनाने के लिए जी जान से प्रयत्न करना चाहिए जो हमारे और उन करोड़ों लोगों के बीच जिस पर हम शासन करते हैं एक दुभाषीय का काम कर सके। यह उन लोगों का वर्ग हो जो रक्त और रंग की दृष्टि से भारतीय मगर रुचि, विचार, आचरण और बुद्धि की दृष्टि से अंग्रेज हों। कहने का मतलब कि अंग्रेजी समर्थक एक वर्ग की स्थापना की जाए, और जब हम ये शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे तो अपने आप पढ़े लिखे लोगों का एक ऐसा तबका तैयार होगा जो अंग्रेज़ों की भविष्य में मदद करेगा, और यह दुभाषियों का भी काम करेगा, अंग्रेजी आवश्यकताओं, कर्मचारी की आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा। 7 मार्च 1835 को मैकाले की योजना स्वीकार कर ली गई, और यह निश्चित किया गया कि कंपनी सरकार भारत में यूरोपीय साहित्य और ज्ञान विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए अंग्रेजी भाषा के माध्यम से प्रयास करेगी, और सभी खर्च इसी उद्देश्य से किए जाएंगे। ठीक, स्कूल कॉलेज में भी
अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाने लगी। देसी भाषाओं के लिए अपर्याप्त प्रयास किया गया। अंग्रेजी सरकार ने देसी भाषाओं के विकास के लिए इस समय उसे उपेक्षित छोड़ दिया, और जो यहाँ पहले से संस्थाएं चली आ रही थी, जो मंदिर और मदरसों में शिक्षा दी जा रही थी, या जो यहाँ स्थानीय शिक्षा दी जा रही थी, उसी ढांचे के तहत देसी भाषाओं और साहित्य का प्रचार प्रसार चलता रहा। इसका दूसरा महत्वपूर्ण चरण जब लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल आरंभ होता है, तब उन्होंने 1853 में एक नए चार्टर में भारत के शिक्षा के विकास के जांच करने के लिए एक समिति का गठन का प्रावधान किया गया। 1853 में जो चार्टर एक्ट पेश किया गया, उसमें इस बात का प्रावधान किया गया कि भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार कहाँ तक हुआ है। 1813 में जो 1 लाख रुपये दिया गया था शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए, तो उसके प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपये प्रति वर्ष, तो वो उसकी प्रगति कहाँ तक हुई है यह जांचने के लिए एक कमेटी बनाने की बात कही गई, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई। सर चार्ल्स वुड ने भारत में शिक्षा के लिए एक विस्तृत योजना पेश की, और इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भारत में आगे भविष्य में जो शिक्षा की रूपरेखा तय होनी थी, वह पूरी की पूरी इसी कमेटी की अनुशंसा पर चलती रही। मतलब वुड कमेटी ने जो ढांचा बनाया था आगे उसका ही पालन किया गया। इसे भारतीय संस्कृति का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, और इसने भारत सरकार को जन शिक्षा की जिम्मेवारी उठाने को कहा। मतलब कि अब ये शिक्षा का पूरा भार जो है, भारत में शिक्षा का पूरा भार सरकार को उठाने के लिए कहा गया। इसने अपने सुझाव में बहुत सारी बातें कही, जिसमें मुख्य रूप से इन्होंने कहा कि सरकार का ध्येय होना चाहिए कि पश्चिमी शिक्षा, कला, दर्शन, विज्ञान और साहित्य का प्रचार प्रसार करे। उच्च शिक्षा में, मतलब कॉलेज की शिक्षा में भी इन्होंने कहा कि माध्यम अंग्रेजी हो, लेकिन इन्होंने कहा कि स्कूली भाषा में निम्न कक्षाओं में देसी भाषाओं को प्रोत्साहित किया जाए। मतलब स्कूली स्तर पर गाँव में देसी भाषाओं में शिक्षा दी जाए। देसी संस्कृति, देसी भाषा को बिल्कुल उपेक्षित नहीं छोड़ा जाए, बल्कि निम्न स्तर पर, स्कूली स्तर पर शिक्षा का माध्यम देसी भाषा हो सकती है, लेकिन कॉलेज स्तर पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही होगा। इस प्रकार वर्नाकुलर हाई स्कूल और कॉलेज भी खोले जाने की बात कही थी। अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाएं स्थापित की जाए, ताकि जो शिक्षक पढ़ाने के लिए आ रहे हैं उनकी गुणवत्ता बढ़ाई जा सके। इसके अलावा स्त्री शिक्षा की भी बात इन्होंने की थी, और निजी शैक्षणिक संस्थाओं को भी मदद देने की बात कही थी। इन्होंने कहा था, इस कमेटी ने कहा कि अगर कोई निजी स्तर पर शिक्षा की संस्थाएं चला रहा है, तो सरकार उसे भी बिना भेदभाव के सरकारी अनुदान दे सकती है। इसके अलावा इन्होंने लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर तीनों प्रेसिडेंसी नगरों में, उस समय जो 3 प्रेसिडेंसी नगर थे, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता, इन तीनों में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की बात कही, जिसका मुख्य काम परीक्षाओं का संचालन करवाना हो। इसके अलावा इन्होंने कहा कि शिक्षा के प्रशासन के लिए, शिक्षा के देखरेख के लिए एक अलग से विभाग की स्थापना की जाए। तो वुड कमेटी ने भारत में शिक्षा का रूपरेखा कैसा होगा इसके बारे में चर्चा की। इसके बाद हम लोग इस वीडियो के अगले पार्ट में हंटर आयोग पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।